हम लोग चलेंगे अब उत्तराखंड की तरफ। एक्चुअली उत्तराखंड में है क्या, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है, कैसी जगह है, जहाँ पर फूल ही फूल होते हैं। ये फूलों की घाटी कहलाई जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड को क्या कहते हैं? फूलों की घाटी भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं? देवनिवास, देवों का घर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्वर्ग के समान सुंदरता पाई जाती है। जहाँ तक है, मैंने स्वर्ग देखा तो नहीं है, नहीं वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन ये तो पता है ना कि उत्तराखंड के जो पहाड़ है वहाँ तो जरूर गया हूँ, कि वहाँ पर सुंदरता के बारे में अगर नेचर की बात करते हैं तो इतना मनमोहक है कि आपके मन को बोल लेगा। चलो आगे चलते हैं, मन को मोह लेगा, है ना। तो क्या होता है, कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं, ये फूल है, ठीक है, लाल फूल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल खिले हुए मिल जाते हैं। क्या है, कहीं पर हमें क्या मिलता है, झाड़ियों में लाल फूल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सपूत जो सफ़ेद फूल होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में जो है अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। कैसे होते हैं? पीले फूल होते हैं, ठीक है। पीले पीले फूलों के लंबे लंबे क्या होते हैं, चौड़े कालीन बनाए जाते हैं। जो पीले पीले फूल होते हैं उनसे ये लोग क्या बनाते हैं, लंबे लंबे कालीन बनाए जाते हैं, ठीक है। पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान में यहाँ देखने को मिलते हैं, कि और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारे जैसे मिले फूल दिखाई देते हैं। मतलब क्या करते हैं, अचानक घास के बीच में छोटे छोटे तारे, वही तो फूल हैं जिनसे हम बनाते हैं क्या, कालीन, ठीक है। इस घाटी में कितने प्रकार के फूल हैं, इस घाटी में कितने प्रकार के फूल हैं, जो फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं। इस घाटी में कई प्रकार के फूल हैं, जो फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। एक यहाँ पर पाया जाता है ब्रह्म कमल का फूल। किसका? ब्रह्म कमल। ये कहाँ पाया जाता है? हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है, हिमालय के वनों में पाया जाता है। उसका काम क्या है कि अगर आपके कहीं पर चोट लगी, कोई घाव है, खरोंच आ गई है, तो अगर आप लगाते हो तो इससे घाव क्या होते हैं, ऐसी कोई दवा नहीं जो इससे जल्दी भरते हैं। सबसे ज़्यादा हीलिंग करने का काम यही जड़ी बूटी करती है, या यही फूल करता है, इसे हम ब्रह्म कमल कहते हैं। अब हम बढ़ेंगे यहाँ से जानवर की ओर। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है ना, वो मतलब क्यों होती है? वह डिजाइन जो होती है बाल, उनके बालों के रंग के कारण होती है। किनके? बालों के रंग के कारण होती है। दिन में जागने वाले जो जानवर हैं आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर जो हैं हर चीज़ को सफ़ेद और काली देख पाते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में क्या करते हैं, गहरी लंबी नींद के लिए चले जाते हैं, जैसे छिपकली। और क्या होता है, कुछ जानवर जो हैं वो तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले क्या करते हैं, अजीब अजीब से हरकतें करने लगते हैं, कूदने लगते हैं। और जंगलों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि कुछ तो क्या होने वाला है, उनके उनके यहाँ बुरा होने वाला है। तो क्या करते हैं, कुछ जानवर जो मतलब जो लोग समझ जाते हैं कुछ बुरा होने वाला है, वो यहाँ तो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, या उससे लड़ने के लिए सामर्थ्य जुटा लेते हैं। कुछ जानवर भूकंप या भूकंप जो भी है, इनके आने से कुछ समय पहले क्या करते हैं, अजीब हरकतें करते हैं। तो जंगल में रहने वाले क्या लोग समझते हैं कुछ तो बुरा होने वाला होगा भैया, और जब बुरा होने वाला है तो निकल देते हैं वहाँ से। तो जानवरों में क्या है, जानवरों में भी सुनने और महसूस करने की क्या होती है, शक्ति होती है, पावर रखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी अपनी खुद की पूरी एक भाषा है, वो अपनी भाषा में बात करते हैं, जिनके बारे में मनुष्य कुछ नहीं जानता है। अब देखना, जानवरों के बाहरी कान, जिन जानवरों के बाहरी कान ब शरीर पर बाल होते हैं, वह क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। स्तनधारियों की विशेषता है कि इनके शरीर पर बाल का पाया जाना, और कान के मध्य में 3 अस्थियों, मेलियन, इनकस और स्टेटस का पाया जाना प्रमुख होता है। यदि कुछ प्रजातियों को हम छोड़ देते हैं तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जानवर में देखते हैं, जो जानवर है एक दिन में कितने घंटे सोते हैं। गाय जो है 4 घंटे सोती है, ठीक है।
ये है अजगर। अजगर हमारा कितने घंटे सोता है? 18 घंटे सोता है। 2 घंटे कौन सोता है? और 12 घंटे सोती है बिल्ली। फिर भाई कहानी है कि ये 2 घंटे कौन सोता है? छोड़ रखा था। कौन सोता है 2 घंटे? वो हमारा जानवर है जिराफ। जिराफ क्या है? जिराफ मात्र कितने घंटे सोता है? 2 घंटे सोता है। 2 घंटे सोता कौन है? 2 घंटे सोने वाला जानवर है हमारा जिराफ, याद रखना। जिराफ जो है वो कैसे सोता है? 2 घंटे सोता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्लॉथ की। स्लॉथ अर्थात दुनिया का सबसे स्लो इंसान, बहुत धीरे काम करने वाला। देखो स्लॉथ क्या होता है? देखने में तो भालू की तरह होता है, पर यह भालू से अलग होता है, भालू नहीं होता है। और स्लॉथ क्या करता है? स्लॉथ करता क्या है? दिन में करीब 18 या 17, दिन में 17 घंटे तक, 18 गलत बोल गया, दिन में तकरीबन ये 17 घंटों पेड़ से उल्टा लटका रहता है। और क्या करता है? आराम करते करते आराम से सोता रहता है, कैसे? उल्टे लटके लटके आराम से सोता रहता है। स्लॉथ का जीवन जो है लगभग 40 वर्ष का होता है, और ये अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन में केवल मात्र कितने पेड़ों पर घूम पाता है? सिर्फ 8 ही पेड़ों पर घूमता है, यानी कि 8 बार ही अपना पेड़ बदलता है, ना कि पेट बदलता है, ठीक है। स्लॉथ क्या करता है? सप्ताह में एक ही बार क्या करने जाता है? लेटरिन करने जाता है, अर्थात शौच करने जाता है, मतलब फ्रेश होने जाता है। और उसी के लिए क्या होता था? पेड़ से नीचे उतरता है, अर्थात नहीं उतरता है। जिस पेड़ में रहते हैं ये स्लॉथ क्या करते हैं? उसी के पत्ते खा के अपना पेट भरते रहते हैं। फिर क्या करते हैं? आगे मगरमच्छ की बात करते हैं। मगरमच्छ के छोटे छोटे क्या होते हैं? कान होते हैं। मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं, मतलब उनकी खुद की करंट वाइब्स हैं, जिससे वो क्या करती हैं? खतरों की तरंगे एक दूसरे को देती हैं। किसकी माध्यम से? बिजली की तरंगों की माध्यम से। कौन देता है? मछलियाँ देती हैं। पंछी क्या करता है बेटा? पंछी जो है वो केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। किसके लिए? अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, मतलब सिर्फ उनका काम है घोंसला बनाओ। किसके लिए? कि हम उसमें आकर अंडे दे सकें, बस। और अंडे देने के बाद क्या करते हैं ये लोग? अंडे देने के बाद घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। पेड़ों पर चले जाते हैं, कोई ज़मीन पर चला जाता है, कोई पानी में भी रहते हैं। अधिकतर पंछियों की आंखें उनके दोनों तरफ होती हैं। पंछी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, उन पर नज़र डाल लेते हैं, यानी कि उन पर अलग अलग नज़र डालते हैं, ठीक। जब अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो, तब उनके देखने का दायरा क्या है? बढ़ जाता है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं, हमें पता है। ज़्यादातर पंछियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं, पंछियों के पंख उन्हें कैसे में मदद करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं। और उन्हें क्या करते हैं? गर्माहट भी देते हैं। जैसे हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं सर्दियों से बचने के लिए, तो जो पंछियों के पंख है उन्हें क्या देते हैं? गर्माहट देते हैं, उन्हें कोई कपड़े नहीं पहनाता है। और पक्षियों का क्या है? पक्षियों के नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पंछी क्या करते हैं? अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज़ होती है, और चलकर आने वाले दुश्मन के लिए एक उनकी अलग आवाज़ होती है, ठीक है। इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, जो पंखों से या फिर पंखों से ही ढके रहते हैं। पंछी इन्हीं की वजह से क्या करते हैं? सुनते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शिकारी पौधे के बारे में। क्या होता है ना कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों को, मेंढकों को और कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे जानवरों को क्या करते हैं? अपना शिकार बनाते हैं, उनका शिकार करते हैं। इनमें निफेंथिस जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है।
कौन? निफेंथिस जो एक पौधा है निफेंथिस, वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया के, इंडोनेशिया और भारत, देखो यह एक तो ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, और कहाँ पर? भारत में कहाँ पर? मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े के जैसा होता है, इसको घटप्राणी भी कहा जाता है। घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। किसका ढक्कन? पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से एक खास खुशबू निकलती है, इसमें से एक खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो कीड़े इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और इसकी ओर खिंचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर, मतलब जैसे ही पौधे के ऊपर पहुंचते हैं कौन? कीड़े, तो वो क्या करते हैं? पहुंच तो जाते हैं लेकिन क्या करते हैं? अंदर ही फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते हैं? अंदर फंस जाते हैं और कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और कितनी चतुराई से शिकार करते हैं। अट्रैक्ट किया, बुलाया और क्या कर दिया? फांस लिया। और उसके बाद आप जिंदगी भर के लिए इन्हीं में समा जाएंगे, कीड़े मकोड़े। इनके बारे में जानेंगे। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लिप्त हो जाने का खतरा है। किनका? जैसे हमारे देश में बाघ हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनकी गिनती कम होती जा रही है धीरे धीरे, और उनके लुप्त होने का खतरा है। मतलब इनकी प्रजाति पर संकट मंडरा रहा है, कहीं ये पूर्णतया विलुप्त ना हो जाएं। हमारे देश की जो सरकार है, इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। मतलब जंगलों में बहुत ज़्यादा सुरक्षा दे रही है, कैसे भी ये बच जाएं। जैसे उत्तराखंड का जो हमारा जिम कॉर्बेट है नेशनल पार्क, और राजस्थान के भरतपुर जिले में एक घाना है, घाना पार्क है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना क्या है? मना है। अगर आप पाएंगे तो समझ लेना, अधिकार करते हुए मिले तो आप जाने, आपका काम जाने, कुछ भी हो सकता है। दंड मिलेगा, सज़ा हो सकती है, जानवरों का शिकार भी आप हो सकते हैं। तो जानवरों का शिकार ना करें। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उन्हें इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि उन्हें भी कोई भी नुकसान ना पहुंचे। देखो, एक घटना बताते हैं। जो हम लोग चिर चिर की, जो हमारे आवाज़ आती है सैंडल्स में या अलग अलग जगह पे हम जो चीज़ें लगाते हैं, चर चर की आवाज़ करके जो चिपकने वाली चीज़ें होती हैं, बेलक्रो बोलते हैं उसके, ठीक है। तो यह घटना कौन सी, कब की है? यह घटना हमारी 1948 अर्थात 1948 की है। कब की है? 1948 की घटना है कि एक दिन जॉर्ज मेस्टल जो थे अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चुपके हैं। किन पर? जब वो लौटे तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चुपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला और क्या किया? बीजों को बारीकी से देखने के लिए, बीजों में छोटे छोटे हुक थे। जब उन्होंने बीजों को बारीकी से देखा तो उन्होंने पाया, अरे इनमें तो बहुत छोटे छोटे क्या हैं, हुक टाइप के हैं, जो मतलब हुक फांसने का काम करते हैं ना किसी चीज़ को, छोटे छोटे हुक हैं। इनकी मदद से क्या हो सकता है? इनकी मदद से बीज जो हैं कपड़े में जो रेशे होते हैं ना, उन पर अटक गए थे, ठीक है। उन्होंने ये देखा। यह देखकर मेस्टल को एक विचार अर्थात आइडिया आया। उन्होंने क्या सोचा कि चलो बेलक्रो बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? बेलक्रो बनाते हैं। बेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं। क्या होता है बेलक्रो से? क्या होता है, दोनों सतह जो है वो चिपक जाती हैं। और जब बेलक्रो को हम खोलते हैं तो किसकी आवाज़ आती है? चर चर की आवाज़ होती है, ठीक है। अच्छा, तुमने अपने बस्तों में देखा होगा, जूते में देखा, जूते के पट्टे में देखा, और मतलब पट्टे होते हैं उनमें भी देखा होगा, आज में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना। ये कितना मज़ेदार किस्सा है प्रकृति से प्रेरणा लेने का। मतलब प्रकृति ने क्या क्या चीज़ें दी, बस उनको इस्तेमाल करना सीखना है। देखो, अब हम बात करेंगे, क्या तुम जानते हो, ये ईवीएस का ही एक चैप्टर, ये सारी चीज़ें जो है बुक से ली हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें आई, कोशिश की है, मेहनत की है। आगे आप लोग समझिए, शेयर कीजिए भाई, और उसको सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को। यही कहते हैं ना कि सब्सक्राइब कर लो, और क्या कहते हैं? हाँ, लाइक करना भी कहते हैं। चलो जानते हैं आगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अत्यधिक हम लोगों से ज़्यादा ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, जब सांप की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे देश में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। कौन कौन से नाग हैं? ये एक हमारा नाग है, कुरैत, दुबैया और अफाई। कौन कौन से सांप हैं? नाग, ये आपको देखने को मिलेगा।
करैत की बात आई, ये आपको देखने मिलेगा। फिर आई आपकी बात दोबोइया की, ये आपको देखने को मिलेगी, जिसके दो मुंह होते हैं, ठीक है। और एक बात आई अफाई की, ये आपके चार सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, ठीक। सांप जब किसी को काट लेता है तो उसके दो खोखले जहर वाले जो दांत होते हैं, उस व्यक्ति के शरीर अंदर वो अपने दो खोखले वाले दांतों से किसी भी व्यक्ति को काटता है तो उसके दांत में क्या होता है, खोखले होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं। उन्हीं दांतों की छेद की मदद से इंसान के अंदर वो क्या करता है, अपना विष पहुंचा देता है, अर्थात ट्रांसफर कर देता है। मतलब दांतों से उस व्यक्ति के अंदर क्या चला जाता है, जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए भैया वो एक ही उपाय है कि जिस भी किसी भी व्यक्ति को सांप ने काटा है, वह तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई, अर्थात इसको बोलते हैं हम सीरम, क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, सीरम बोलते हैं ना। सीरम से ही बनाया गया जहर होता है, सॉरी सीरम से जो जहर से जो सीरम बनती है उसका क्या करे, दो इंजेक्शन ले ले, मतलब। और ये कहाँ मिलता है, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। लेकिन पहली बात, हमें पता होना चाहिए हमें किस तरह के सांप ने काटा है, पहचान तो ज़रूरी है, ठीक है। तो जब भी अगर आप के सामने कोई सांप किसी को काटता है, अगर संभव हो तो आप उसकी फ़ोटो ले लें और अगर डॉक्टर को दिखा देते हैं तो डॉक्टर आसानी से जान जाएगा कि इसे किस सांप ने काटा है, और उसका उसे एंटीडोट दे देगा, मतलब उसका सीरम दे देगा जो उसी सांप के जहर से बनाई गई होती है। मतलब जो सांप के जहर से दवाई की बनती है, जिस सांप ने उसे काट लिया है, सांप के जहर का तोड़ जहर ही होता है। बसवा का खेत की बात करते हैं एक बार, ठीक है। बसवा के खेत की बात करते हैं। वो कहता है कि मैं बसवा हूँ और मैं कर्नाटक के बेलबनका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं, जुलाई का महीना है और हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की खेती या प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। खेती करने के लिए अप्पा ने क्या किया है, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे भी, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे भी अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में मतलब पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से, मतलब खूंटी की मदद से क्या किया है, खेत की मिट्टी को नरम कर दिया है, ठीक। खुरपी या खुटी होती है चलाने वाली, से खेत की मिट्टी को काटते हैं और नरम करते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मधुबनी की। डिज़ाइन जो ये देख रहे हो ये सारी, ये क्या है, ये मधुबनी की डिज़ाइन है। किसकी डिज़ाइन है, मधुबनी की। ये चित्रकला बहुत पुरानी है। और क्या है, इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा ये हम जानते हैं, क्योंकि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ के घरों पर और दीवारों पर इस तरह के क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। जब इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं भैया, तो यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग में मिलाकर बनाए जाते हैं। और ये रंग भी क्या होते हैं, खास तरह के रंग होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग का आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और कई तरह के जीव जंतु एक साथ बनाए जाते हैं, मतलब कि साथ में बनाए जाते हैं ये मतलब पेंटिंग, ठीक है। फुलवारी उत्तराखंड में क्या है ना, अभी हमने पढ़ा था, पीछे भी बताया था, ये तो हो गया ना। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर क्या है, फूल ही फूल होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लावर वैली, अर्थात फूलों की घाटी कहलाती है। यह झाड़ियों में, कहीं कहीं तो झाड़ियों में क्या है, लाल लाल फूल लगे नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच में सफ़ेद फूल झांकते हुए मिल जाते हैं। पीले फूलों के लंबे लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं, मतलब पीले पीले जो फूल हैं उनके इतने लंबे लंबे हैं कि मालूम पड़ता है कि कालीन पे कालीन बिछे हुए हों, है ना, ऐसा महसूस दिखाई देता है। और कहीं कहीं अचानक घास के बीच में छोटे छोटे तारे जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह जब हम देखते हैं कैसा लगता है, तो हमें ये सब कुछ सपने जैसा लगता है ना, ऐसा ही लगता है ना, हाँ। इस घाटी में भी इतने सारे फूल हैं कि साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं, मतलब इस घाटी में जाने कितने ऐसे फूल होंगे, तो बहुत कम, मतलब सिर्फ हफ्तों के लिए ही खुलते हैं। तो चलो इससे एक चीज़ याद आई, वो हम आपको बता दें। एक फूल होता है ब्रह्म कमल, इसकी जड़ी बूटी भी बनती है। ये क्या करती है, ये हिमालय के वनों में या पहाड़ों पर पाई जाती है। ये घावों को बहुत जल्दी भरती है, इसकी ये खासियत है। खरोंच वरोंच लग जाती है तुरंत उसको सही कर देती है, मतलब हील करने का काम ये बहुत अच्छी तरह से करती है। कौन, ब्रह्म कमल, हाँ। एक बार फिर से लौटेंगे प्याज की फसल की तरफ। देखो बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं, प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं और साथ ही निकल आई है खरपतवार। तुम जानते हो खरपतवार, तुम्हें पता होगा
कि मतलब खरपतवार जो है वो होती क्या है। तुमने किसी खेत या गांव में देखा होगा कि कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं। मतलब हमने बोए तो क्या थे, आलू, साथ में निकल आया बथुआ, है ना। हमने बोए थे गेहूं, साथ में आ गया गलफुल्ला या छोटी मोटी घास वगैरह। तो उगाते हैं ना, वही होती है क्या, हमारी खर और पतवार। मतलब हम बोए कुछ, लेकिन बो तो जमा है, उसके साथ कुछ और भी चीज़ जमा है जो हमारे काम की नहीं है। तो अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, किसे, खरपतवार को, नहीं तो सारा खाद पानी कौन ले जाएगा, खरपतवार ले जाएगा, और प्याज की फसल कैसी होगी, कम हो जाएगी भैया। तो उन्होंने क्या किया, कि मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा और अम्मा की क्या और काका की क्या करूँगा, मदद करूँगा। कौन बोला, बशवा बोला, है ना। तो देखो प्याज के खेत में है क्या, हर रोज़ पौधे को बढ़ता देख तो मुझे बहुत खुशी होती थी। अब तो ये पौधे जो हैं खूब बड़े हो गए हैं और मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे, पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकलने के लिए बिल्कुल तैयार था, मतलब प्याज जो है वो रेडी हो चुका है। चलो आगे चलते हैं कड़म मल्लेश्वरी की तरफ। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है, किनके बारे में, कड़म मल्लेश्वरी के बारे में। मल्लेश्वरी जो है वो कौन है, वो है एक वेट लिफ्टर है, मतलब वजन उठाने वाली। देखे होंगे आपने जिम में जो पहिए जैसा फांस लेते हैं। मैं कभी जिम तो नहीं गया हूँ, बट मतलब जिम करने नहीं गया हूँ, जिम में तो गया हूँ। तो जो वेट लिफ्टर होते हैं, वजन उठाते हैं, वही हैं ये, ठीक है। ये आंध्र, कहाँ की रहने वाली हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और इनके पापा क्या हैं, पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी, 12 साल की उम्र से। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। अब कर्णम जो है, मतलब मल्लेश्वरी ने भारत में के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, 29, अर्थात 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। वो भी अपनी दीदी की तरह बनना चाहती हैं, दीदी या बहन, छोटी बड़ी जो भी हों, इन्हीं की तरह बनना चाहती हैं। अब देखो, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक, पहले हम इसको पढ़ते हैं, इस पीले वाले को, जो हमारा इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने किसी को बिना बताए मोटर बाइक चलाना सीखा। बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया। क्या समझ में आया, मतलब बच्चे कभी कभी कुछ ऐसा काम करते हैं जो वो बताना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं कि मैंने किसी को बिना बताए मोटर बाइक चलाई। खैर ऐसा ना करना, मोटर बाइक बता के ही चलाना, मालूम पड़े चालान वालान हो जाए। चलो साहब, बहुत बार क्या लगी, चोट भी लगी। लेकिन चोट लगी तो मज़ा कैसे आया भाई, चोट लगी तो मतलब बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया कैसे। देखो, चोट लगने पर तो दर्द हुआ, लेकिन मज़ा किसका आया, बाइक चलाने का मज़ा आया ना, नई नई शौक थी। चलो आगे चलते हैं। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। अब देखना, लीची के जो पेड़ हैं ये कहाँ पर हैं, बिहार की बात होगी। मतलब लीची के पेड़ हैं, लीची के फूल मधुमक्खियों को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। कहाँ के लोग, बिहार के लोग। और बिहार में एक जगह है मुजफ्फरापुर, वहाँ पे एक गांव है, गांव का नाम क्या था, गांव का नाम नहीं याद आ रहा है। चलो अभी याद आएगा तो बताएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है, यार नाम क्या है, भूल गया उसका नाम। चलो अभी याद आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मैंने भी सोचा कि क्यों मैं भी ना, क्यों यही काम कर लूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। मतलब गांव में लोग आते थे और सिखाते थे कैसे कैसे आपको मधुमक्खियां पालनी हैं। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली कौन थी, लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है, मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। कब का, अक्टूबर से दिसंबर तक का। क्वेश्चन पता क्या आएगा, कि मधुमक्खियों के अंडे देने का जो समय है वो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो सफ़र है वो कैसा है, मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। और यही वो समय, सही समय होता है जब हम क्या करते हैं, मधुमक्खियों के
पालने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, और इसी समय मधुमक्खियों को पालना शुरुआत कर देते हैं। मतलब मधुमक्खी पालन की शुरुआत इसी समय से हो जाती है। कब से? जब मधुमक्खियों का अंडा देने का समय होता है, मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, वो समय हमारा क्या होता है? मधुमक्खी पालन का भी अच्छा समय होता है। चलो भैया, हाँ तो एक चीज़ हम बताने वाले थे, मतलब जो याद नहीं आ रही थी, कि ये जो लीची के पेड़ पाए जाते हैं ये बिहार में होता है, लेकिन ये बिहार में किस जगह पर होता है ये बताने वाले थे। तो कोई बताएगा क्या? अच्छा, चलो हम ही बता दे रहे हैं। हमने शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों? भाई अगर शीशी में थोड़ा सा भी पानी रह गया तो अचार क्या होगा? खराब हो जाएगा। कैसे खराब हो जाएगा? जैसे ब्रेड में फफूंदी लग जाती है, मतलब फंगी लग जाती है, फंगस हो जाती है। इसमें क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? जैसे कि ब्रेड जो है खराब हो जाती है फंगल पर। देखो, आम को पूरे साल चलाने के लिए, मतलब आम के अचार को पूरे साल चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका ही अचार बना लेते हैं। जैसे आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। अगर आम को हमें पूरी साल चलाना तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? उसका अचार बनाना पड़ेगा, या आम पापड़ बनाने पड़ेंगे, या चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें हम बना लेते हैं। किसकी? आम की। कुछ और खाने की चीज़ों का नाम लिखें तो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कटहल की बात करें तो कटहल का भी अचार बनता है, मिर्चों का भी अचार बनता है। मतलब जिनके हम कई अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे गन्ने का रस हुआ, गन्ने के रस के हम सिरका बना लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम बना लेते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने की जिन्हें हम लंबे समय तक चलाने के लिए उनको परिवर्तित करके कुछ और बना लेते हैं और पूरी साल चलाने का काम करते हैं। कहानी है हमारे पास, पेट में झाका जाना वेद। तुमने कविता पढ़ी होगी जिसमें फौजी के बारे में पढ़ा होगा। वह सन 1822 में 18 साल का था और कैसा था? बहुत ही तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ, कौन? फौजी जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर के बोमोंट के पास ले जाया गया। ठीक है, डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया, लेकिन उस तरह जैसे एक फुटबॉल का वाशर होता है उस तरह, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में जो मतलब निचली तह को अगर आप दबा दो तो क्या होता है? पेट में झाँका जा सकता था। ठीक है, जब पेट में झाँका जा सकता था तो छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था? डॉक्टर वोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट, मतलब एक अजूबा पेट क्या मिल गया? मानो एक खजाना मिल गया हो जैसे। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ एक प्रयोग करने में? 9 साल लगे थे भैया। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी क्या हो गई? शादी भी हो गई। देखो मतलब उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है? क्या वे पाचन में मदद करते हैं, या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए होते हैं? ये चीज़ें उन्हें नहीं पता थी। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट में पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबोकर उसमें रख दी जाए तो वह पड़ी पड़ी पच जाएगी क्या? मतलब उन्होंने एक ऐसा रस निकाला और देखा कि अगर इसका रस निकाल लेते हैं तो क्या ये बाहर चीज़ें, अगर उस रस को निकाल लो गिलास में, उसमें कोई खाने की चीज़ डाल दोगे, अगर अपने आप पड़ी पड़ी बच जाएगी। देखो इन्होंने क्या किया। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के पीस बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना
आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 30 डिग्री पर है। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के जो सब टुकड़े थे वो पूरी तरह से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन को पेट के पाचक रस में रखा। फिर क्या था, मार्टिन मतलब रखा, और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसी को उसको, है ना। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक अपनी बीन पार्टी बनाकर लोगों को मनोरंजन भी तो कर सकते हो। पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ ना गंवाना, मतलब जो सांप होते हैं उनके ज्ञानों को व्यर्थ ना गंवाना, ये कहा। तुम क्या कर सकते हो, तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं, लेकिन किसान का दोस्त तो केंचुआ कहा जाता है। सांप कैसे हो सकता है? भाई सांप भी किसान का दोस्त होता है, मित्र होता है। क्यों? क्योंकि यह फसल में होने वाले चूहों को खा जाता है और फसल की रक्षा करता है। इस तरह किसान का मित्र सांप भी होता है। और केंचुआ होता है, क्यों? केंचुआ क्या करता है? जमीन को उपजाऊ बनाता है। जमीन को इधर घुसता है उधर निकलता है, मतलब पूरी जमीन को खोखली कर देता है, जिससे उसमें हवा पानी चला जाता है आराम से और जमीन उपजाऊ बन जाती है। और केंचुआ करता क्या, उसी में जो फसल होती हैं उनके मरे हुए पत्तों को खाता रहता है और अपना मल त्यागता रहता है। उसी के मल से ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या बनती है, खाद बन जाती है उन्हीं की। वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते हैं जिसे, है ना। और क्या बनता है, वही खाद हमारे खेत के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अच्छा, तो सांप ना हो तो खेतों में फसलों को कौन चूहे से बचाएगा? देखो यही बात आ गई ना। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना। अपने पोता पोती मतलब जो होते हैं उनको सुनाने के लिए कहानी आपको बनानी है। किनको? अपने पोता पोती को सुनाने के लिए आपको एक कहानी बनानी है जो आप आगे चलकर सुनाओगे, ठीक है। तो शिक्षकों के लिए एक संबंध भैया संकेत है, ध्यान से समझना। इस हिस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध बताने हैं और निर्भरता को दर्शाया गया है। निर्भरता का मतलब डर नहीं लगता है। इसी तरह समुदायों पर बातचीत करके स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रति जो व्यवहार क्रूर होता है, जिनका मतलब क्रूर नहीं होता इन लोगों का, जैसे कि आम धारणा है, हमें जानवरों को छोड़ना सॉरी हमें जानवरों को छेड़ना और सताना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस सर्पों सर्पों से एक बात याद आई कि इनमें एक रोशन नाथ जी थे जो कालबेलिया बोलते हैं सपेरों को। इनमें एक रोशन नाथ जी थे, वो अपने जात में मतलब क्या थे, बहुत ज़्यादा मशहूर थे। किस लिए? सांप पकड़ने के लिए। क्या करते थे वो, कितना भी बड़ा जहरीला सांप हो उसको बड़ी आसानी से पकड़ लेते थे। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, मतलब कितना भी जहरीला हो कैसे पकड़ लेते थे? एक्चुअली वो करते क्या थे, अपनी जो दिल की धड़कनें थी उनको शांत कर लेते थे। बंद नहीं करते थे, शांत कर लेते जैसे नॉर्मल होती हैं। तो सांप क्या होता है, सांप के कान नहीं होते। वो क्या करता है, धरती पर हुए कंपन के माध्यम से चीज़ों को समझता है। कौन? सांप। और जब वो धरती के मतलब जो कंपन होता है उसके माध्यम से समझता है, और ना ही तो वो बीन सुन सकता है। तो वो इनके हृदय में मतलब जो इनके दिल की धड़कन थी वो नॉर्मल होती थी, मतलब शांत होती थी। उससे सांप क्या समझ जाता था कि रोशन नाथ जी शांत व्यक्ति हैं और इनसे मुझे कोई भी खतरा नहीं है। इस वजह से वह इन पर हमला नहीं करते थे। कौन? सांप। तो ये तो हमारी थी। अच्छा हाँ, इसमें हमने कहा कालबेलिया नाच की एक मुद्रा, मतलब जो हमारे सर्प डांस होते हैं उनमें कालबेलिया होते हैं। सर्पों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। और उनमें से एक ये हमारी क्या है, सर्पों की मुद्रा है। कालबेलिया नाच की एक मुद्रा, जैसे आपने देखा होगा श्री देवी एक पिक्चर में नाचती है। क्या गाना है वो, पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा लेकिन गाना थोड़ा बहुत पता है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। तो मतलब उसमें जो अलग अलग तरह के वो अपने हाथ बनाती है, मुद्राएं बनाती है, वो क्या है, सर्प उस नाच है। किसका? सर्पों का नाच बोला जाता है, मतलब कालबेलिया की नाच की मुद्रा। ये आप देख भी सकते हो आगे। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या प्यारे बच्चों। भावनगर 13 अप्रैल 1936।
चलो देखते हैं। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है, सूरज तो तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है, कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें उन बच्चों के मतलब उन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, उनके माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े मकोड़े मतलब कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में क्या है, व्यस्त हैं भैया। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है, उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है भैया। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी तक ठीक से सेया नहीं है। भाई चलो इन पे भी नज़र डाल लेते हैं। भैया गिजू भाई जो वेदका हैं वो गुजरात में रहते थे। ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है भैया। कौन? गिजू भाई वोदका जो है कहाँ के रहने वाले? गुजरात के। ये बच्चों के लिए मज़ेदार कैसे मतलब कहानियाँ और पद क्या करते लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों में लिखे हुए आसपास के पक्षियों के बारे में उन्होंने बताया। इस पत्र को पढ़ने के बाद यदि बच्चों के आसपास पक्षियों को देखने में प्रोत्साहित करने में क्या करते हैं, उन पर बच्चों से कहें अपने आसपास के पक्षियों को देखें और उन पर उनसे चर्चा करें। करने कहा था, गिजू भाई ने कहा था। अच्छा देख लेते हैं। गोपाल भाई जो थे ना, गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में क्या है? कलचिड़ी मतलब इंडियन रोबिन। ठीक, मतलब कलचिड़ी ने क्या दिए? अंडे दिए हैं। बच्चू भाई ने देखा, देखो पत्थरों के बीच, खाली पत्थरों के बीच कौन अंडा देता है? कलचिड़ी अंडा देता है, मतलब इंडियन रोबिन कहते हैं इसे। ठीक है। उन्होंने क्या, बच्चू भाई ने देखा वह जगह दिखाई, मतलब दिखाई थी। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी जहाँ पर उसने अंडे दिए थे। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला जो था घास का बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ हैं, जड़ें हैं, ऊन है, बाल है, रुई है, सब कुछ बिछा हुआ है एकदम परफेक्ट तरह से। कलचिड़ी आप कहते हैं इंडियन रोबिन। ठीक है। मतलब इसका घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसमें बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना, इसीलिए अच्छे से बनाती है। कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो क्या होते हैं? लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। किसमें? कौवे के घोंसले में होती हैं। कलचिड़ी क्या करती है? कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा था, वो अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से कहती थी लाल थी, मतलब अंदर से लाल चोंच किसकी है? कलचिड़ी के बच्चे की है, कलचिड़ी की है। खाली पत्थरों के मतलब पत्थरों के बीच में क्या बनाती है? अपना घोंसला बनाती है। उसमें क्या क्या रखती है? नरम नरम चीज़ें रखती है, घास, ऊन, रुई, ये सारी चीज़ें हैं। अपने बिस्तर को मतलब बच्चे के बिस्तर को बहुत ही मतलब आरामदायक बनाने की कोशिश करती है। ऐसा पक्षी जिसकी चोंच लाल है, कलचिड़ी या इंडियन रोबिन, याद रखना। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं बाहर से उड़कर आती है और जैसे ही आई क्या करती है? बच्चे के मुंह में कुछ रखा, शायद कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे भैया। तब वह शाम तक मतलब तब तक शाम हो गई। कलचिड़ी भी अब अपने बच्चे के साथ घोंसले में ही बैठ गई। तुम जानते हो क्या, कोयल बहुत मीठा गाती है, ठीक है, लेकिन पर कोयल अपना घोंसला, अच्छा हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि वह अपना घोंसला बनाती नहीं है? कोयल अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है। वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती, और कौवा इतना मूर्ख होता है कि उसे यही नहीं पता चलता है कि यह अंडा उसका है कोयल का। तो कौवा क्या करता है? अपने अंडों के साथ कोयल का अंडा भी क्या करता है? सेता है। ठीक, कौन? कौवा सॉरी। कौवा क्या करता है? अपने अंडे तो सेता ही है, मगर साथ में कोयल के अंडे को भी सेता है। देखो नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है भाई, ठीक, जिस पर क्या है? उसकी एक डाल पर एक घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है ना। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके दुश्मन जो है आसानी से पहुँच नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसके जो अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, जो अंडे और बच्चे दोनों क्या रहते हैं? प्रोटेक्ट रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है, मतलब एकदम ढूंढ ढूंढ के जगह पे। गौरैया आमतौर पर क्या करती है? घर में आसपास कहीं दिखाई देती है, वहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, शीशे के पीछे, आईने के पीछे, है ना। क्या, क्या तुमने, आगे देखते हैं, क्या तुमने कभी इत्र अर्थात जो सेंट होता है ना, कि शीशी खुलने पर खुशबू का मजा लिया है भैया? हाँ हमने भी लिया, सबने लिया। क्या तुम जानते हो, इत्र की एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से भरी होती है, अर्थात बहुत सारे फूलों से बनती है ना। देखो उत्तर प्रदेश में एक जिला है कन्नौज। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कन्नौज, जो किस लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी जाइए कन्नौज, इत्र का मजा लीजिए। कन्नौज की कुछ गलियां हैं, लगभग ज़्यादातर गलियां हैं जो फूलों से महकती हैं।
भाई जब वहाँ पर इत्र बनाने का काम होता है तो आप जिस गली से निकलोगे वहाँ पर आपको खुशबू ही खुशबू सुनाई मतलब सूंघने को मिलती है, नाक तरोताज़ा हो जाती है। मैं गया हूँ इसलिए पता है मुझे। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। भैया फूल तो यहाँ पर पास के इलाकों से, मतलब कन्नौज में क्या होता है, लोग फूलों की खेती करते हैं और वहाँ से ट्रक में भर भर के फूल लाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। भाई साहब इतना कर्रा सेंट होता है, एक बार डाल लो ना तो 10-5 बार तो तुम कपड़े धो लो तब भी महक आपको मालूम पड़ेगी कि है, इतना कच्चा होता है। मतलब लोग हम यहाँ पर ये लोग कहते हैं कच्चा सेंट है, मतलब जिसकी महक जल्दी जाती नहीं है। ठीक है, कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं, किसको, सेंट बनाने मतलब इत्र बनाने के लिए। आगे देखते हैं। देखो घर की दीवार में, आले में कबूतर भी ऐसे अपना घोंसला बनाते हैं पुराने मकान या खंडरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, वो पेड़ के तने में क्या करती है, गहरा छेद बना लेती है और उसमें अपने अंडों को रखती है। कौन, बसंत गौरी। देखो दर्जन चिड़िया का क्या काम है दर्जन चिड़िया जो है मतलब टेलर बर्ड कहते हैं, जो सीने का काम करती है। वैसा नाम है वैसे ही काम है भैया, सीधी बात। देखो देवी रखा, जैसा नाम वैसा काम। वो है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को क्या करती है, सिल देती है, उसके बीच में बनी थैली में अंडे देने के लिए तैयार करती है, किसको, अपने घोंसलों को। यही है उसका क्या, घोंसला। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, जो कितना दिमाग लगाती है। इसमें वो दो छेद बनाती है, एक छेद दिखने का और एक छेद अपने आने जाने के लिए। दो चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर अगर सांप उसके उसमें घोंसले में घुस भी जाए तो उसे उसके बच्चे और अंडे नहीं मिलेंगे। और उसी के ऊपर ठीक ऐसा एक छिद्र होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इसमें से जाती होगी और आती होगी। दो चैम्बर रखती है, एक मतलब कि मूर्ख बनाने के लिए अपने दुश्मनों को, कि वो दुश्मन अगर उसके घोंसले में घुस भी जाता है उसके अंडों को खाने के लिए तो उसे वहां पर अंडे नहीं मिलते, खाली हाथ लौटना पड़ता है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर क्या करता है, अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो लटकता हुआ घोंसला कौन बनाती है, शक्करखोरा जो है लटकता हुआ घोंसला बनाती है। उसी शाम हमने एक डाल से टका शक्करखोरा का क्या देखा, घोंसला देखा। यह है शक्करखोरा का घोंसला। ठीक है, तुम जानते हो कि शक्करखोरा जो अपना जो घोंसला है किन चीज़ों से बनाता है। घोंसले में बाल होते हैं, बारीक घास होती है, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के भी चीथड़े, मतलब छोटे छोटे कपड़े उठा के ले आती है और इकट्ठे कर लेती है, मतलब चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले को भी नहीं छोड़ती है, वो भी ले लेती है। देखो भैया दूरबीन से ही देखा है तो मैंने, इसमें लिखा है कि सबने जा तो नहीं सकते हैं जैसे इक्विपमेंट हो। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की तरफ एक छोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था अपनी माँ के और खाने का इंतजार में। उसको काम भी क्या होगा भैया, खाना और सोना, छोटा बच्चा है। अच्छा अब क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में बात जानते हो। सभी नर बीवर पक्षी जो होते हैं अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा बीवर क्या करती है, उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से एक घोंसले को चुनती है जो उसे अच्छा लगता है और उसमें क्या देती है, अपने अंडे देती है। तो नर बीवर पक्षी जो क्या करते हैं, घोंसले बनाने का काम करते हैं। जैसे स्वयंवर होता था, बहुत सारे राजा आते थे, राजकुमार आते थे, तो जो राजकुमारी होती थी या जो भी लड़की होती थी वो अपने लिए पति चुनती थी, जो अच्छा लगता था उसी के लिए माला डाल देती थी, तो उससे उसका विवाह हो जाता था। इसी तरह नर बीवर क्या है, घोंसले बनाता है, और जो मादा बीवर होती है वो सभी घोंसलों को देखती है, परखती है और उसके लिए जो अच्छा उसे लगता है उसी घोंसले में अपने अंडे देती है। तो क्वेश्चन है, नर बीवर काम क्या करता है। तो नर बीवर जो है वो घोंसले बनाने का काम करता है। चलो एक बार सांप पे फिर से आते हैं। सांप क्या करता है, सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, क्या करता है, बल्कि पूरा का पूरा निगल जाता है। ये जो आप दांत देख रहे हो ना, ये विषदंत, ये खोखले होते हैं, इन्हीं के माध्यम से या इन्हीं के द्वारा वह जहर उस व्यक्ति के या उस जीभ के अंदर पहुंचाता है जिसे वह काटता है। ठीक है, तो सांप क्या करता है, इसके दांत तो होते हैं पर ये चबाकर नहीं खाता, क्या करता है, अपने शिकार को सीधा का सीधा निगल जाता है और आराम से पचाता है। देखो भैया ऐसा जानवर जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं पूछा जाता है, ये मतलब गिलहरी क्या है, जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के
काटने और कुतरने के कारण इनके दांत जो हैं घिसते रहते हैं। एक ऐसा कौन है, गिलहरी है, जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है। बच्चों ने उठाया पहला कदम भाई। कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई। ठीक है। तो बारिश के दिनों में ही कुएं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों से बारिश की कमी में सूखा पड़ गया वहाँ पर। मतलब बारिश नहीं हुई तो मतलब बारिश कम हुई तो क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया। पानी तो था ही नहीं भैया, न खेती के लिए, न पीने के लिए, और ना ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने के लिए कहाँ जाने लगे, शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा भैया। जो बच्चे पढ़ते थे उन्हें कहाँ जाना पड़ा, बड़े लोगों के साथ, घर वालों के साथ चला जाना पड़ा। अब गांव की जो पंचायत थी, क्या थी, परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की कि भैया पानी की प्रॉब्लम है, सब लोग जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा। जब सब लोगों ने इसके बारे में बात की तो इसी गांव की पंचायत, एक बहुत खास बात है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। बच्चों की पंचायत का क्या नाम है, भीमा संघ। तो बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है। तो जो बड़े लोग थे उन्होंने जो बड़े लोगों ने उन्हें मतलब भीमा संघ या बच्चों को बताया कि पहले ऐसा नहीं था। फिर अब क्यों है, बताते हैं कि पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी भैया, जिसमें क्या था, बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव में बाकी कुआं और तालाबों में पानी भी रहता था। मतलब जो गांव के बाकी कुएं और पानी थे उनमें भी पानी बना रहेगा। तो भैया भीमा संघ बोल रहा है, भीमा संघ ने सोचा कि पहले वे उस टंकी को देखेंगे जो मतलब पहले बनी थी। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता, जो टंकी थी वो तो कीचड़ पत्थरों से भर गई थी, तो उसमें पानी भरने की जगह ही नहीं बची थी। उसकी दीवारों में दरारें आ गई थी। अब भाई जब दीवार में दरार आ जाएगी टंकी की, तो पानी क्या होगा, रिस जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा, रुकेगा ही नहीं। फिर पानी कैसे टिकता। आसपास न कोई पौधा था न घास, फिर कैसे होती हरियाली। पानी नहीं तो हरियाली नहीं। बच्चों ने गांव में बड़ों से टंकी को साफ करने और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था। नई योजना बनाने में बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब नई जो योजना थी उसे बताने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों ने बताया कि समझना क्या था, ज़रूरी था कि पहले पानी पहले से कम क्यों हो गया। भाई सीधी सी बात है कि जो पानी है, वो पानी जो है वो पहले से कम क्यों हो गया। सब कुछ तो पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद ली। मतलब जो शहर में लोग थे, इंजीनियर टाइप के पढ़े लिखे लोग थे, उनको बुलाया और उनसे मदद, उनको बताया मतलब कि इस बारे में हमारी मदद कीजिए। ये लोग पानी के जो रख रखाव थे इनके बारे में अच्छे से जानते थे। सबने मिलकर योजना बनाई और क्या किया, एक साथ काम शुरू कर दिया, मतलब एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी, मतलब जो टंकी थी वो कहाँ पर, एक पहाड़ी पर बनी थी। टंकी में ठहरने की बजाय पानी क्या करता, नीचे बह जाता था। ठीक है। तो पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को क्या किया, साफ किया। भाई जब टंकी भरी पड़ी थी मिट्टी से, पत्थरों से, तो पानी तो रुकना नहीं था। तो सबसे पहले क्या किया, टंकी को ही साफ किया। ठीक है। फिर क्या किया, उसकी जो दरारें थी, मतलब उसकी जो दीवारें की जो दरारें थी, उनको भरकर उन्हें मजबूत बनाया। किसको, टंकी को मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया। घास भी लगाई, घास भी लगाई। देखो भाई, बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर क्या किया, सबने बारिश का इंतजार किया कि बारिश होने दो, पानी एकत्र होगा। भैया बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियां भी छोड़ी। क्यों, मछलियां क्या करती हैं, पानी को साफ करने का काम करती हैं। बच्चे वहां की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली ना चुरा सके और पेड़ पौधे ना तोड़े। उन्हें क्या मिला, मेहनत का फल मिला। किसका फल मिला, उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर से लबालब भर गई
और उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया, अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। तो क्या था, भीमा संघ जो था, इसकी कामयाब कोशिश से क्या हुआ, अब गर्मियों में भी किसी को गांव छोड़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि पानी की समस्या ही नहीं होती, तो लोग क्यों छोड़ के जाएंगे। देखो, यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। तो किसने, भीमा संघ ने। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए, पर भीमा संघ आज भी है। उसमें छोटे छोटे नए बच्चे होंगे, आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और क्या करते हैं, काम करते हैं भैया। अच्छा, क्या तुम जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। देखो भैया, सीटेड वालों, बहुत पूछा जाता है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है ना, तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है। जितनी ऊंची तुम्हारी क्लास है ना, उसके उतनी, जितनी ऊंची तुम्हारी क्लास की दीवारें लगभग इतनी होती है। और पत्तियां तो बहुत ही कम। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी होती जाती होंगी। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन में लिटा दिए जाएं, तो इसकी इस मतलब उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं। अब इस पेड़ की जड़ें जो हैं जब तक जाती हैं, जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाए। देखो, रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसकी जड़ें 300 फुट तक गहरी हो सकती हैं, या और भी हो सकती हैं, मतलब यहाँ तक गहरी हो सकती हैं जब तक इनकी जड़ों को पानी न मिल जाए। यह करता क्या है, यह पानी पेड़ के तने में जमा कर लेता है। मतलब ये जो पानी करता है, जड़ें जो उसकी पानी तक पहुंच जाती हैं, फिर ये पानी अपने तने में जमा करता है। और इस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते हैं कि जब कभी इस इलाके में क्या होता है, पानी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, लोग इस तने के अंदर एक पतला पाइप डालते हैं और क्या करते हैं, पानी निकाल लेते हैं। किसमें से, रेगिस्तानी ओक में से, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।